डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में या फिर सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल में या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन सभी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कोर्स कंप्लीटली आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको एक चीज हमेशा करनी होगी। जब भी आप मेरी वीडियोस देखोगे, आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, जैसे रेशनल नंबर आज आपने शुरू किया, तो रेशनल नंबर सबसे पहले आपको कॉपी में लिखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको लिखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की ये वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, तो आपको कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको एक बार ही सीखना है। अगर आपने रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया, तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जो इससे रिलेट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि रेशनल नंबर को समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। तो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ, जिसके अंदर फैक्टर्स और मल्टीपल्स को भी हम देखेंगे। और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स नंबर्स के। देखिए, जब फ्रैक्शंस को जब आप समझोगे ना, तो ही आप रेशनल नंबर को समझ पाओगे। और आपके पास में अगर नोटबुक और पेन नहीं है, तो सबसे पहले जाइए, नोटबुक और पेन ले करके बैठिए, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। और देखिए, जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है, उसको सबसे पहले अपनी नोटबुक में सबसे पहले पेज पे लिखना है। इससे होगा क्या, मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेबस को साथ में रखना है। देखिए, सिलेबस है ना, एक गूगल मैप की तरह होता है, जो आपको बताता है कि आपको कितनी चीजें कितने समय में कंप्लीट करनी है। जैसे गूगल मैप में क्या होता है, आप एक जगह से आप रास्ता स्टार्ट करते हो और आपको पता होता है कि किस रास्ते से आपको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे। तो सिलेबस आपको बताएगा कि सिलेबस में कितना पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप सैनिक स्कूल की बात करते हो, तो मैथ का जो सिलेबस होता है, वो आपको 50% मार्क्स देता है। यानी कि 400 का अगर क्वेश्चन पेपर होता है, तो 200 केवल और केवल मैथ्स से ही आते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है, वो रेशनल नंबर होने वाला है। इसके अलावा अगर सेकंड चैप्टर की बात करें, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको लिखते जाना है अपनी कॉपी में। आपको यह समझना है कि सर ऑफलाइन हमें पढ़ा रहे हैं, और जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा आपको करते जाना है। सारी चीजों को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए ना यार, कि जब भी आपको रिवीजन करना पड़े, तो आप वापस से वीडियोज ना देखना पड़े, केवल आप उस कॉपी को देखो और एक बार ही एक टॉपिक को पढ़ना है। चाहे कितना भी समय लग जाए, कितनी भी लंबी वीडियो बन नहीं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा रेशनल नंबर का। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये आने वाले चैप्टर्स हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी आइडेंटिटीज, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के साथ साथ ये जितने भी टॉपिक्स जो ऑफिशियल सिलेबस में है आपके सैनिक स्कूल के, वो सारा मैं कवर कराऊंगा। चाहे वो प्लेइंग विद नंबर हो, विजुअलाइजेशंस एंड सॉलिड शेप्स हो, ट्राइंगल्स हो, यूलर फॉर्मूला हो, एवरेज, मीन एंड मीडियन हो, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शंस टू ग्राफ, यूनिटरी मेथड। और इसके साथ साथ आपके सिलेबस में ये सारी चीजें भी हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि ये टॉपिक्स तो नंबर सिस्टम के अंदर भी है, लेकिन यहां भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ट्राइंगल्स है, पैरेलल लाइंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मिस हो गए हैं, या फिर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और इस सिलेबस में अपडेट नहीं है, तो उसको हम कवर करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर। तो इस तरीके से पूरा जो मैथ का सिलेबस है, हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग रेडी हैं। और सबसे पहले कॉपी में है ना, ये सारे जो सिलेबस है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है।
देखिए सिलेबस नोट डाउन करेंगे तो आपको पता होगा कि यार इस 30 चैप्टर्स में से मैंने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, 6 कंप्लीट कर लिए हैं, इस चैप्टर में मुझे डाउट है या फिर मुझे एवरेज मीडियन आने लगा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है अच्छी तरीके से, पाई चार्ट आ रहा है। तो आपको पता होगा जब आप सिलेबस अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे तभी आपको पता होगा, ऐसे नहीं पता होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम आपको सबसे पहले समझना होगा मैथ्स के जो पहला चैप्टर रेशनल नंबर को समझने के लिए। तो नंबर सिस्टम क्या होता है उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन होगा। देखिए सबसे पहले मैथ्स जब हम शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करता हूं, तो मैथ शुरू होती है हमारे डिजिट से। और डिजिट्स का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे 10 साइंस होते हैं। और इनकी मदद से हम लाखों करोड़ों नंबर्स बनाते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ नंबर्स बनाते हैं। इनको कहा जाता है डिजिट्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो से लेके जो 9 अंक के अंक होते हैं जिनको हम संकेत कहते हैं, इन संकेतों को ही अंक कहा जाता है। जैसे मान लो किसी ने बोला कि आपको 7 लिखना है, तो भाई 7, ये 7 का क्या है? एक तरीके से साइन है, 7 को हम ऐसे लिखते हैं, ये हमें पता है और ये मैं बचपन से सिखाया जाता है। तो डिजिट्स के बारे में आई होप कि आप समझ पाए होंगे। देखिए अब जब इन 10 डिजिट्स को आप समझते हो तो इन मेथड्स को कहा जाता है डेसिमल मेथड। क्या कहा जाता है? डेसिमल्स मेथड्स कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज चल रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चीजों को नोट डाउन करना है। हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में आपको नोट डाउन करना है। डिजिट्स आपको समझ आ चुकी हैं। अब देखिए अब इन डिजिट्स में कुछ मीनिंगफुल नंबर्स होते हैं और कुछ होते हैं इरेशनल डिजिट्स। मीनिंगफुल नंबर्स किनको कहते हैं? जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको हम मीनिंगफुल नंबर्स कहते हैं। और जीरो जो होता है उसको इरेशनल डिजिट्स कहते हैं। और जो मीनिंगफुल होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे जो अंक है सार्थक, हिंदी में कहते हैं, इरेशनल को असार्थक भी कहते हैं। तो इन सारी चीजों को जो बेसिक्स डेफिनेशन है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको मैंने आपको बताया। डिजिट्स क्या होते हैं, डेसिमल मेथड्स क्या होती है, मीनिंगफुल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल डिजिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। चलिए कुछ और चीजों के बारे में हम समझते हैं कि न्यूमेरल्स किसे कहते हैं। देखिए जब हम इन सेट जो भी डिजिट्स हैं इनका एक सेट बनाते हैं, यूनिट, टेंस, 100, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा आपको 786, तो ये क्या हो गया? एक सेट बन गया। और इन सेट्स को कहा जाता है न्यूमेरल्स, जिसको संख्यांक भी कहते हैं। यानी कि जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हो, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं न्यूमेरल्स। अभी मैं केवल आपको बेसिक्स बता रहा हूं, स्टार्टिंग से। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं। बोले यार सर हम आपने तो पढ़ाया नहीं। देखिए नंबर सिस्टम जो होते हैं ना, अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बेसिक्स बताया सबसे पहले। डिजिट्स क्या होती है, डेसिमल मेथड्स क्या होते हैं, और जो मीनिंगफुल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल डिजिट्स क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया, और मैंने आपको बताया कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों को है ना आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है यार। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे जब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते, ये तय है। और मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और सारे नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से, दोनों ही मीडियम से मैंने लिख दिया। अ मेथड इन विच डिफरेंट ऑफ नंबर। देखिए अब ये नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना होगा कि नंबर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपने सुना होगा 6th 7th क्लास में इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सारे होते क्या हैं? ये नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे होल नंबर्स अलग होते हैं, आपको पता होगा, प्राइम नंबर्स अलग होते हैं, इवन नंबर्स अलग होते हैं। यानी कि ऐसी मेथड्स जिसमें हम नंबर्स के टाइप्स को, उसके रिलेशन को और एक सर्टन रूल्स के बीच में हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, उसको ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आपको समझ आ गया? सिस्टम यानी कि नंबरों का एक कंप्लीट सिस्टम, जिससे कि हम ये समझ पाए कि ये नंबर्स किस टाइप के नंबर हैं, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। चलिए और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। और नंबर सिस्टम को मैंने आपको समझाया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा क्या होता है कि नंबर सिस्टम के ना टाइप्स होते हैं।
अब ये टाइप्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं उसको हम समझते हैं, और इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में तो लिखा आता है कि द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अब आपके दिमाग में आता है कि यार प्राइम नंबर क्या होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट को इसीलिए ध्यान से समझना होता है। इवन अगर आप आगे चल करके आईआईटी एनआईटी के लिए भी टारगेट कर रहे हो, आईआईटी जेई के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ना। और एक एक चीज इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। देखिए, नंबर सिस्टम बेसिकली तीन टाइप से डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और एक होता है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। और बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे हैं ये वीडियो, अगर मैं उनसे पूछ दूं कि 4325 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर आप एक्टिव हैं और आपको पता है कि 4325 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, आप कमेंट में लिख करके बताइए। इन सारी चीजों को भी हम समझेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम, बहुत ही आराम आराम से समझने वाले हैं। और इसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, जिसमें हम मिलियन बिलियंस काउंट करते हैं। जब हम नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं तो लाख, 10 लाख, 10 लाख ऐसे काउंट करते हैं। रोमन नंबर में एक्स, सी, एम, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यार ये जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए, जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात करते हैं ना, उसमें यूनिट, टेंस, 100, 10,000, राइट, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से सारी चीजें आती हैं। इसको हम कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। तो ये तो हमारी इंडियन नंबर सिस्टम हो गया ना। इंडियन नंबर सिस्टम में अगर मुझे लिखना हो कि इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर इंडियन नंबर सिस्टम में मुझे लिखना हो 15,425, तो आप आराम से लिख दोगे 15,425। अगर मुझे लिखना होगा 3,15,425, लेकिन अगर इसी को मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, यहां तक तो सेम सेम रहती है चीजें, यूनिट, टेंस, हंड्रेड सही रहती है। उसके बाद 1000, 10,000, यहां तक भी सेम आपको मिलेगा। लेकिन जब हम 1 लाख की बात करते हैं तो वहीं पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 100,000 की बात करता है। जब हम बात करते हैं 10 लाख की तो वो मिलियन की बात करता है। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं अरब की तो वो बात करता है 10 मिलियन की, 100 मिलियन की, बिलियन की, 10 बिलियन की, 100 बिलियन की, इस तरीके से चीजें चलती आती हैं। तो आपको समझना होगा कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इसमें चलता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से चीजें चलती है। और उसमें क्या चलता है हमारा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरीके से चलता है। तो मान लीजिए अगर आपको लिखना 3,15,425, ये हो गया 3,15,425। लेकिन अगर इसी को आपको लिखना हो अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो आप लिखोगे 315,000, क्योंकि 1000, 10,000 और 100,000 होता है उसमें, राइट। 315,425, ये 3 डिजिट से पहले ठीक कॉमा लगता है, तो यहाँ पे 1000, 10,000 और 100,000 होता है, तो 315,425 आएगा। और इस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस को समझ सकते हैं। अगर आ गया यहाँ पे कि 23 लाख लिखना हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2,315,425। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 23,15,425, इसको कैसे लिखेंगे, 2,315,425। ये डिफरेंस होता है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आप यहां से बेसिक चीजों को समझ सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं रोमन नंबर सिस्टम की। देखिए, रोमन नंबर सिस्टम में कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं
कि 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को कैसे लिखते हैं। मैंने आपसे पूछा 4325 को कैसे लिखते हैं, ऐसे ही पूछा था मैंने। 400 मान लीजिए 3000 और 25 को कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4000 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम 1000 को कैसे लिखते हैं। 1000 को हम लिखते हैं एम, तो 4000 को कैसे लिखेंगे, हम 4 टाइम्स एम लिख देंगे, ये 4000 एम हो गया, राइट। अब यहाँ पे ये तो आपका 4000 हो गया। 325, अब 300 को हम कैसे लिखते हैं, सी सी सी, और 25 को आपको पता है कैसे लिखेंगे, 20 को हम एक्स एक्स लिखते हैं और 5 को भी लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। वो कब करेंगे, जब हमें इस रोमन नंबर सिस्टम का जो एक्चुअल चार्ट है, जैसे कि अगर आपको मान लो यहाँ पे लिखना है 64 लिखना है, राइट, 64 लिखना है, तो आपको 60 का पता होना चाहिए। 60 को एल एक्स कहते हैं और 4 को हम आई वी कहते हैं, तो एल एक्स आई वी होगा 64 का। इसी तरीके से अगर किसी ने बोला सर हमें 89 का बताइए, तो 80 का आपको पता होना चाहिए। 80 कैसे लिखते हैं, एल एक्स एक्स एक्स, इस तरीके से हम लिखते हैं, एल एक्स एक्स एक्स, सारी चीजें लिखते हैं। और उसके बाद में अगर आप देखोगे ध्यान से सारी चीजों को, एल एक्स 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 लिखा है और आपको लिखना है 9, तो 9 का आई एक्स, हम इस तरीके से सारी चीजों को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 89 का, करेक्ट। अगर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं ये कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है, रोमन नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने नंबर सिस्टम्स के जो 3 बेसिक्स टाइप्स थे, उन बेसिक्स टाइप्स को हमने समझा कि कैसे वो नंबर सिस्टम चलते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब हम चर्चा करेंगे कि जो नंबर सिस्टम है इसमें कुछ डिजिट्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे रखा है कि यूनिट में 1 10 की पावर 0 होती है, टेंस में 10 की पावर 1 होती है, 100 में 10 की पावर 3 होती है, 1000 में 10 की पावर यहाँ पे सॉरी 100 में 10 की पावर यहाँ पे 2 होती है, और 1000 में 10 की पावर 3 होती है, 10,000 में 10 की पावर 4 होती है। इस तरीके से ये पूरा डिजिट्स ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पावर नोटेशन के थ्रू भी। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है फेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लिखते हुए जाना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। जो भी मैं चीजें बोलते जा रहा हूं ना, उसका आपको नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब मैं आपको बता रहा हूं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों में डिफरेंस है कि क्या होता है। जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं ना, तो फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो नंबर किसी भी पोजीशन पे हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं 6258, तो ये 2 यहाँ पे 100th पोजीशन पे है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फेस वैल्यू तो सेम ही रहती है। किसी भी संख्या में किसी अंक का जो फेस वैल्यू है, जो जातीय मान है, वो मान चाहे वही संख्या होती है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो। अ फेस वैल्यू इज अ डिजिट ऑफ नंबर दैट वैल्यू विच इज ऑन वैल्यू, जो खुद की वैल्यू होती है वो खुद ही फेस वैल्यू होती है। तो ये आपको समझ आया फेस वैल्यू क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, प्लेस वो कौन सी पोजीशन पे वो डिजिट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 6783, 678 लिखा, राइट। तो अब यहाँ पे 7 अगर आपसे पूछूं मैं 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 यहाँ पे 10th पोजीशन पे है, और 10th का मतलब होता है 7 पे 0 लगेगा, क्या होगा 7, 7 की प्ले क्या हो जाएगी यहाँ पे 70 हो जाएगा, अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तब। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। बहुत सिंपल है कि अगर 7525 लिखा हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये थाउजेंड्स पे है। अगर मैं पूछूं कि 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू तो वो खुद ही सेम होगा, तो 7 हो जाएगा फेस वैल्यू। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करता हूं, तो ये प्लेस हमें देखना पड़ेगा कि 7 किस पोजीशन पे है। वैसे भी किसी भी नंबर्स के बारे में हमसे पूछ सकता है। बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है फेस वैल्यू में, प्लेस वैल्यू में, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बच्चे फंसते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के टाइप्स को हमने पढ़ लिया, अब हम नंबर्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। नंबर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं यार,
इसको आपको समझना पड़ेगा। और बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं कि प्राइम नंबर, और आज अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लेना, कोई भी आपसे पूछेगा ना प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, सारी चीजें आप बता दोगे। अगर आपने इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया, ये हर जगह काम आता है, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस इससे बने या ना बने, लेकिन आपको ये समझ तो होनी चाहिए, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम में कहीं लिखा है कि सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता ही नहीं, तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसके बेसिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है, ऐसे नंबर जो कहां से शुरू होते हैं? वन से शुरू होते हैं। सिंपल, जो वन से शुरू होते हैं ना, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हमारे कहलाते हैं। 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। सिंपल है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें लिख दी, इसको हम एन से बताते हैं। और नेचुरल नंबर को 1 2 3 4, ये कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखो, जीरो को नेचुरल नंबर के अंदर कंसिडर नहीं करा जाता है। जीरो को नेचुरल नंबर के अंदर कंसिडर नहीं करा जा सकता। और नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है वन से, ये आपको समझना होगा। और सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसी के साथ एक और चीज आता है कि नेचुरल नंबर तो सर हमें समझ आ गया, आपने हमें बता दिया। आप हमें बताइए कि होल नंबर क्या होता है। देखिए, जब हम होल नंबर की बात करते हैं ना, जब हम नेचुरल नंबर में जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। इन नेचुरल नंबर्स में अगर हम शामिल कर लेते हैं जीरो को, यानी कि जब जीरो से स्टार्टिंग होगी तो वो होल नंबर कहलाएगा। जब भी किसी नंबर से स्टार्टिंग जीरो से होगी, 0 1 2 3 4 5, अगर इस तरीके से चलता जाएगा तो वो होगा हमारा होल नंबर, जिसे हम डब्ल्यू से बताते हैं। डब्ल्यू, इंग्लिश में डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू फॉर वॉच, इससे हम बताते हैं होल नंबर्स को। तो ये होल नंबर्स की डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन आता है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो, और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा वन है, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है और होल नंबर जीरो से शुरू होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो होता है जीरो। तो ये दो बातें आपको समझ आई होगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको समझ आया होल नंबर क्या होता है। इन सारी चीजों को आपको लिखना होगा कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो हमारी शून्य होती है। हिंदी और इंग्लिश इसलिए दोनों में ही बाइलिंगुअल नोट्स को प्रिपेयर किया गया है आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हाँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? देखिए, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। आप इन सारी चीजों को देख करके आप खुद समझिए, पढ़िए एक बार कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि जो जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इंटीजर्स कहते हैं, करेक्ट? मुझे नहीं पता कि कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में ही हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा अगर हम क्लियर कर लेंगे तो फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। जैसे मान लीजिए -5 है, -4 है, -3 है, 0 है, 1 2 3, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को इंटीजर कहा जाता है। इसमें जीरो भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बाद। यार ये चीज बहुत क्लियर है, इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर को ये आई प्लस और नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से बताते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से और नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस से हम बताते हैं। यानी कि नेगेटिव इंटीजर में केवल माइनस के नंबर होंगे और पॉजिटिव इंटीजर में केवल प्लस के नंबर होंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और जो जीरो है, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो होल नंबर है, आपको पता है, और होल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। इंटीजर में जो जीरो होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जीरो हमारा पॉजिटिव है। नहीं, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, जीरो जीरो है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इंटीजर्स नंबर्स को। पता है इवन नंबर्स क्या होता है, ये सभी को पता है, ये सबको पता है। और एक चीज में आप हमेशा कभी नहीं भूलोगे, मैं एक चीज बता देता हूँ। इवन और ओड में कंफ्यूजन किस बात को होती है? हमें पता है कि वे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं, या फिर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको कहते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो। इससे ना बहुत सिंपल है। इवन, EVEN, इसकी स्पेलिंग में देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4। 4 यानी कि 2 से डिवाइड होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। सिंपल, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जो नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। और प्रत्येक का जो नंबर होता है कंप्लीटली जो 2 से डिविजिबल हो जाता है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। 2 4 6 18 24, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर्स। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ओड नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 11 17, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। तो आपको चीजें क्लियर हो गई, ओड नंबर क्या होते हैं। आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखिए जब तक, देखो क्या होता है कि जब हम कोई लंबी वीडियो देख रहे हैं, आपको आदत नहीं होगी। अगर आपको तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको नोट डाउन करना है सारी चीजें। मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है। अगर लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा फास्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, वीडियो को पॉज करो, लिखो कॉपी में, एक बार ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। हमें बार बार कहीं और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एक पर्सन पे आपको ट्रस्ट करो और 100% उसी को फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, आप किसी और की वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को फिर फॉलो करो। अगर आप मेरी देख रहे हैं, आप मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, क्या सर पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सारी चीजें कराऊंगा मैं। आपको ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास रखना होगा। तो ओड नंबर आपको समझ आया। देखिए कितने बेसिक से मैं आपको ले चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से ले जा रहा हूं मैं आपको। और हर एक टॉपिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मिस हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, ये वाला टॉपिक पढ़ाया, ऐसा नहीं होगा। हर एक टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके एग्जाम्स में आए या ना आए, लेकिन आपकी अगली क्लासेस में भी अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा और कंप्लीट करा करके ही आगे बढ़ूंगा। क्या आपको समझना होगा। तो ओड नंबर्स मैंने आपको बताया जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 वॉट एवर। और ये सारी चीज़ें लिखते भी जा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने समझा नेचुरल नंबर, हमने समझा होल नंबर, हमने समझा इंटीजर, हमने समझा इवन नंबर, हमने समझा ओड नंबर्स। ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, लेकिन हमें समझना है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर सिंपल है, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं, विच नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जैसे 1 खुद से डिवाइड होगा यार, 3 खुद से डिवाइड होगा, 2 भी खुद से डिवाइड होगा खैर, और 4 भी नहीं, खुद से डिवाइड नहीं होगा। 4 तो 2 से डिवाइड होगा ना। 5 खुद से डिवाइड होगा, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है।
6 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 1 के अलावा अगर नंबर कोई खुद से डिवाइड होता है तो वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। वे संख्याएं जो एक और खुद के अतिरिक्त किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वही नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, जैसे 2 हो गया, खुद से डिवाइड होता है। 3 खुद से डिवाइड होगा, 5 खुद से डिवाइड होगा, 7 खुद से डिवाइड होगा, 11 खुद से डिवाइड होगा, 13 खुद से डिवाइड होगा। तो हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव में, कि आप वो कौन सी इवन नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर है और सबसे छोटी संख्या है। देखो, प्राइम नंबर में केवल 2 ही एक इवन नंबर में आता है, बाकी सारे ओड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स की बात बता रहा हूँ, 2 को छोड़ करके बाकी सब के सब ओड नंबर्स होते हैं। 2 ही हमारा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कहलाता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 को हम काउंट नहीं करते प्राइम नंबर में। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर के अलावा कंपोजिट नंबर के बारे में। यार, जिसका है ना कम से कम एक फैक्टर हो, जिसका कम से कम एक फैक्टर जरूर हो, खुद और 1 के अलावा। खुद और 1 के अलावा किसी एक नंबर से एटलीस्ट तो डिवाइड होता हो। जैसे मान लीजिए कि 6 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 6 से तो डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा भी कोई नंबर है क्या इसके पास में? बिल्कुल है। ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर किसके अंदर काउंट होगा? ये नंबर काउंट होगा कंपोजिट नंबर के अंदर। मैंने आपको है ना कुछ चीजें बता दी। क्या क्या बताया मैंने? मैंने आपको बताया ओड नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अच्छी तरीके से आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हो तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो खुद के अलावा 1 के अलावा भी एटलीस्ट एक नंबर से कम डिवाइड हो गई। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। यही तो है कंपोजिट नंबर की पहचान। और प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो खुद से होता है और एक 1 से होता है। जो 1 नंबर है ना, 1 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ये इवन, देखिए, कंपोजिट नंबर है ना, इवन भी हो सकती है और ओड भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल ओड ही होगी या फिर केवल इवन होगी, नहीं, इवन और ओड दोनों हो सकती है। क्लियर है? जैसे कि 21 की अगर मैं बात करूं तो 21 जो है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? ये 3 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है। तो इसके अंदर इवन नंबर भी हो सकते हैं और ओड नंबर भी हो सकते हैं। इवन नंबर मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ओड नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे कंपोजिट नंबर्स की बात। और आगे बढ़ते हैं। और इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, हमेशा डाउट्स रहेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर, देखो, प्राइम नंबर आपको समझना है सबसे पहले। को प्राइम नंबर का मतलब होता है, को मतलब होता है जोड़े, राइट? ऐसी दो या दो से अधिक नेचुरल नंबर जो 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई भी उसके अंदर कॉमन नंबर्स ना मिले, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमेशा ये पेयर में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 5 और 9, इनके बीच में कोई कॉमन नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर दे? बिल्कुल भी नहीं है, 1 ही है।
और जब 1 के अलावा कोई और उसके अंदर कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। कितना सिंपल है, जब दो नंबर या दो से अधिक नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, 1 ही होगा बस और कुछ नहीं होगा, उसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि 16, 21 के बीच में कुछ भी नहीं है और 65, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर जो है ना, उनको जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कंपोजिट होंगी या फिर प्राइम होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो, जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, वो कंपोजिट भी हो सकती है। को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम, और जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर होगा, ये ध्यान रखना। और बच्चे यही गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि हमेशा को प्राइम में प्राइम नंबर ही आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है ये। हाँ, हो सकता है, मानता हूँ इस बात को, बट जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर था, सॉरी, यहाँ पे एक नंबर था कॉमन में 16 और 21। तो आप देखना 16, 21, 16 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमन तो नहीं है ना, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। और यही तो चीजें आपको समझनी है, बेसिक्स बेसिक्स की बातें हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। सर रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर तो इस टॉपिक का ही नाम है, रेशनल नंबर तो इस चैप्टर का ही नाम है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। देखिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझने के लिए भी कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मान लीजिए न्यूमरेटर को हमने p मान लिया और डिनोमिनेटर को q मान लिया, तो रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बस क्या है कि जो q है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए। p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है रेशनल नंबर, चूंकि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो सर इनको तो हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, बिल्कुल। 1/2 है, वो भी एक फ्रैक्शन है। पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन है, मानता हूं उस बात को। लेकिन मैं फ्रैक्शन भी आपको बताऊंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के अंदर डेसिमल्स भी आ जाते हैं। अब यहां से ना कॉन्सेप्ट्स पूरा कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, अगर रेशनल नंबर की बात करते हो। अगर आप मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, पता है इससे कौन कौन से टॉपिक कनेक्ट कर पाओगे आप? देखो ध्यान से, अगर मैंने लिख दिया 2/5, समझना, तो ये तो एक फ्रैक्शन भी है सर, बिल्कुल है फ्रैक्शन, मानता हूं इस बात को। सर क्या डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, फ्रैक्शन आता है तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल्स में तो 0.4 होगा, 5 4 20, 0.4 होगा। यानी कि फ्रैक्शन, अच्छा ये रेशनल नंबर भी है, बिल्कुल है रेशनल नंबर। सर तो हम कैसे समझेंगे इन सारी चीजों को? उन सारी चीजों को मैं कनेक्ट करूंगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ यार, पहले है ना कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखो। कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो अभी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अभी बस आपको इतना समझना है, लाइक 3/5, 7/9, ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। सर ये रेशनल नंबर भी कोई चीज होती है क्या? एवरी इंटीजर नंबर इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, इंटीजर मतलब सर आपने हमें बोला कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखे, या क्या -2/6 भी एक रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। माइनस, यहां पे लिखा हुआ है लाइन, एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर के सारे एग्जांपल्स बताइए किन्हें हम नहीं लिख सकते। ऐसे बहुत सारे नंबर है। अगर मैं कह दूं कि आप पाई को लिख के बता पाओगे क्या? पाई को आप लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। क्या आप √2 को लिख पाओगे क्या?
नहीं लिख पाओगे। क्या आप √5 को लिख पाओगे? क्या नहीं लिख पाओगे। तो सर क्या जो इरेशनल नंबर है हमेशा अंडर रूट में ही होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि जो इरेशनल नंबर ऐसे भी होते हैं, जैसे 2.64575131 इस तरीके से नंबर आते रहते हैं इरेशनल नंबर में, तो ये भी तो इरेशनल नंबर ही हुआ। जी हाँ, ये भी एक इरेशनल नंबर भी हुआ, जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो रेशनल। और जिन्हें नहीं लिख सकते हैं वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। तो यहां तक तो सर हमें चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। देखिए जैसे पाई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। 22/7 लिखते हैं, जब 22/7 को डिवाइड करके बताओ मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर, आप समझ जाओगे कि 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। देखिए 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे, जैसे कि 22/7 लिखा हुआ है राइट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 22/7, आपको बताता हूँ 22, एक सेकेंड, 22/7 है राइट। तो 22/7 को डिवाइड करोगे तो बहुत सारा नंबर आता है उसमें, 3.142857142 ऐसे आते रहता है। तो ये कभी रुकता नहीं है मतलब। तो हम इसको कह सकते हैं कि 22/7 में क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसका यथार्थ मान थोड़ी ना है। तो रेशनल हमने समझा, इरेशनल समझा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको, जब आप 10th क्लास में जाओगे ना तो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। देखिए अब मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। देखिए जब आप, देखिए 3 सब्जेक्ट से कनेक्शन बताता हूँ। जब आप 6th क्लास में, 7th, 8th, 9th और 10th, देखिए कितना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, वो है नोइंग द नंबर्स, यानी कि नंबर्स के बारे में जानते हैं, नोइंग द नंबर्स है। 7th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो इंटीजर है, समझना। और जो 8th क्लास का जो चैप्टर है वो रेशनल नंबर। देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको भी पढ़ाई। और 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। और 10th क्लास का चैप्टर का नाम है पहला रियल नंबर। अब देखना समझना इनमें सब में डिफरेंट क्या कनेक्शन है। मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो 6th क्लास का बेसिक्स था। मैंने जब आपको इंटीजर पढ़ाया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, वो 7th क्लास के अंदर था। जब मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में बताया, वो 8th क्लास का टॉपिक था। नंबर सिस्टम जब मैंने पूरा आपको बताया कि वो 9th क्लास का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिर आप रिवाइज करते हो 9th क्लास के अंदर। और 10th क्लास के अंदर क्या होता है, जो 9th क्लास और 8th क्लास में पढ़ा होता है उसको कंबाइन कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं रियल नंबर, जिसे हम आर से बताते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और जिसे नहीं लिखा जाता है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहा जाता है, और यही 10th क्लास में आप पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक के सिलेबस में तो यही है, जब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय तक तो यही है, आगे पता नहीं। अब देखिए एक आपको मैं ना टेबल बताऊंगा, उस टेबल में पूरा आप समझ पाओगे। और ये टेबल क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से मैंने उठाया है इसको, और ये 10th क्लास में है ये चैप्टर, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट बता पाऊँ कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो हर जगह काम आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स में काम आएगा, या फिर ये सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको फिर वापस से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लो तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए, फिट हो जाए, वापस से बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया होल नंबर, वे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, रेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, माइनस
में भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स में भी आता है। अभी आगे कवर करेंगे उस टॉपिक्स को। और ये रेश नंबर के बारे में बताया, पाई होता है, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 होता है, ये सारे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। यानी कि जो पढ़ा हमने पूरा एक चार्ट में रिवाइज कर लिया। यही तो खूबसूरती है आपके मैथ्स की। कॉन्सेप्ट अगर आपने लिख लिख के देखे होंगे ना, समझे होंगे ना, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें क्लियर होंगी और समझ भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में। यानी कि किसी भी नंबर को कंपेयर करके ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। बहुत सिंपल होती है चीजें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि 85 और 185 में कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए 85 लिखा हुआ है और 185 लिखा हुआ है, राइट। तो बड़ा आपको सिंपल समझ कैसे आएगा? यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो आप सिंपल बता दोगे इसमें 3 डिजिट्स हैं तो ये नंबर बड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास सेम डिजिट्स होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 856 और फिर लिखा हुआ है 259, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, यानी कि वंस, टेंस और थाउजेंड। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर ये होगा हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर नंबर को कंपेयर करके हम ग्रेटर नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसी तरीके से ये तो नंबर्स के बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया। और इसी तरीके से मैंने बताया कि जब नंबर सेम हो, जैसे मान लीजिए कि इसमें भी 3 डिजिट्स है और इसमें भी 3 डिजिट्स है, तो अब बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। तो यहाँ पे तो 6 है और यहाँ पे 6 है, तो अब हमें दूसरे नंबर्स को चेकआउट करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 623। तो ये वाला नंबर हमारा क्या होगा? कंप्लीटली ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम देखते हैं कि उसका जो इमीडिएट राइट जो होता है उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे नंबर सेम आ रहा है तो इमीडिएट राइट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2। इस तरीके से हम चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर का कंपेयर करना भी आपने सीख लिया और बहुत सारी चीजें हमने कवर करी है पूरी इस कॉन्सेप्ट के दौरान में। चाहे हमने नंबर सिस्टम की बात करी हो, चाहे वो हमने बात करी हो इवन नंबर, ओड नंबर्स के बारे में बात की हो, रोमन नंबर्स के बारे में बात की, कंपोजिट, प्राइम नंबर, उन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। देखिए नंबर में सबसे जो चीजें होती हैं, कभी कभी क्या होता है, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे काम करता है, जिसको हम कहते हैं लगभग उसके अप्रोक्स में कौन सा नंबर्स होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए राउंड ऑफ करना, इसको हम कहते हैं राउंडिंग नंबर, इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लीजिए 54 लिखा हुआ है, तो 54 ये किसके पास में है? ये 50 के पास में है। इसी तरीके से 55 किसके पास में है? ये 60 के पास में। तो आपको सबसे पहले देखना है 5 या उससे बड़ा नंबर वो क्या होगा, उसके अगले नंबर में काउंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 549, तो 49 किसके पास में? 50 के पास में, तो 550 यहाँ पे हम लिख देंगे। तो नियरेस्ट वन हमें देखना होता है, नियरेस्ट वन। और इसी तरीके से क्वेश्चंस में आता है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नियरेस्ट 100 के बारे में पूछा है, तो 415 लिखा है, तो यहाँ पे अगर 10 के बारे में बात करें तो यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। अगर हम 100 की बात करते हैं तो टेंस वाले पोजीशंस पे काम करते हैं। अगर हम 1000 की बात करते हैं तो 100 वाले पोजीशन पे काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 415 किसके पास में है, तो ये 400 के पास में है। इसी तरीके से 950 किसके पास में? ये 1000 के पास में, क्योंकि 950 है। और 900 अगर 930 होता तो 900 के पास में होता। 7261 लिखा हुआ, तो 261 किसके पास में है? 300 के पास में। तो ये देखिए 261 है तो ये 300 के पास में, क्यों? 50 से ज्यादा नंबर है ना, 61। और इसी तरीके से 21 भी ज्यादा है, तो ये देखिए 200 के पास में 7200। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राउंडिंग नंबर्स को समझते हैं कि राउंडिंग नंबर्स क्या होता है। तो इसी तरीके से हमें जो प्लेस वैल्यू होती है उसको हमें देखना होता है कि क्या है, और उसके बेसिस पे हम नंबर्स को राउंड करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जिसको आपको लिखना चाहिए, और यह हमेशा काम आता है, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आगे की जब आप चैप्टर्स करोगे, जब आप किसी नंबर को कैंसिल आउट करोगे, आपको पता ही नहीं होता है कि इस नंबर में 2 का डिवाइड होगा या 3 का डिवाइड होगा या 5 का होगा, 17 का होगा, 13 का होगा, किससे डिवाइड होगा।
ये चीज को समझने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कुछ लोग डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ और बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। तो सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 3 से होते हैं, कौन से नंबर 4 से, 5 से, 6, इवन 7 से, कि 7 से भी आप चेक कर पाओगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, वो भी बिना डिवाइड किए। बिना डिवाइड किए आप ये चेक कर पाओगे कि इन नंबर्स में 7 का डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। फिर 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का, 10 का, 10 का तो सिंपल है, 11, 12, 13, 14, 15, 17 का, राइट, 16 का, सॉरी, 16 का तो नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 16 से भी हो जाएगा। तो 17, 18 और 25, ये पूरे डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना डिविजिबिलिटी टेस्ट को, तो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस को करने की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कोई कैलकुलेशन आएगा तो वहां पे आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट को देखो आपको समझना होगा, जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो तो हम सीखेंगे ही कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, वो तो अलग चीज है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट्स में शॉर्टकट्स नहीं यूज कर सकते भाई, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पोजीशन पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर लास्ट पोजीशन पे जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 148, 148 में लास्ट पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो 148 2 से डिवाइड हो जाएगा, 148 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप समझिए, ये होना चाहिए लास्ट पोजीशन पे। यानी कि ऐसे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं जो, जिनका जो लास्ट पोजीशन है वो इवन, या तो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट पोजीशन में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर मैं इवन बोल रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, इवन का मतलब पता है, वे नंबर जो 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स होते हैं हमारे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है इसमें, तो वही नंबर हमारे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, 0 भी होगा तो भी। 0, 4, 2, 8 ये लास्ट में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 2 से डिविजिबल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ ऑल द डिजिट, सबसे पहले जो डिजिट्स होती हैं उनको हम प्लस करके चेकआउट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 786, ये 7863, अब इसको मैं प्लस करता हूं, तो 7 + 8 + 6 ये कितना हो जाएगा, 21, 21 और 3 24 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 24। क्या 24, क्या 24 3 से डिवाइड होगा, क्या 24 3 से डिवाइड होगा, यस। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ते हैं 3 का, तो नंबर्स को सम करके देखते हैं, सारे डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। 7 + 8 + 6 + 3, इन सबको प्लस किया, 24 आया। 24 को हमने डिवाइड करके देखा, किससे, 3 से। अगर डिवाइड करके देखा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इस नंबर को हम एक बार डिवाइड करके भी मैं आपको बता देता हूं कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 3 2 जा 6 1 8, 3 9 जा 3 6 जा 18, ये 6 आ गया, 3 2 जा 6 और ये 3 आ गया, 3 1 जा 3। ये देखिए इसका आंसर ये आ रहा है। मतलब हम बिना डिवाइड किए ये जान सकते हैं कि इस नंबर में 3 का डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। करना क्या होगा, नंबर्स को अपने माइंड में प्लस करना है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 465 का, तो 465 को हमने प्लस करके देखा, 15 आया। 15 3 से डिवाइड है, तो 465 भी 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो 1338 का, इसको प्लस के देखा, करके देखा, 15 आया, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आप 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझ सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर किसी नंबर के लास्ट पोजीशन 3464, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करना है, अगर वो 4 से डिवाइड है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स
4 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मेरी बात समझिए, लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 64 4 से डिवाइड है, डेफिनेटली डिवाइड है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर में जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 156764, तो ये 64 यहाँ भी लास्ट में, तो लास्ट के नंबर 64 4 से डिवाइड है तो ये नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। मैंने 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 बहुत सिंपल है। अगर लास्ट पोजीशन में 0 और 5 होगा, अगर लास्ट डिजिट में 0 या 5 होगा तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। लास्ट नंबर में 0 और 5 होगा तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन से नंबर 5 से डिवाइड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो कि जिसका 5 और 0 हो वही नंबर हमारा 5 से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली तो 5 से सिंपल है। अब 6 से डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, कोई भी ऐसा नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 8202, सर हमने सीखा है 2 से डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर लास्ट पोजीशन पे 0 2 4 6 8 में से कुछ भी है तो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर में तो लास्ट में तो 2 है, 2 से तो डिवाइड है, ये तो क्लियर हो गया है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को प्लस करते हैं। जैसे 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2, इसको प्लस करके चेक करते हैं, सम करते हैं। 8 और 2 10, और 10 में 2 को अगर प्लस करते हैं तो 12 आता है। क्या आ गया? 12 आ गया। आपको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना है। 12 आ गया, राइट। अब ये 12 जो है वो 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। यानी कि ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो बहुत सिंपल में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है 36912 का। तो ये देखिए लास्ट में 2 है, ये नंबर तो 2 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हमने इन नंबर्स को प्लस करके देखा है, तो 6 और 3 9 9 9 18 18 और 3 21, तो ये नंबर हमारा 3 से 6 से क्या है, डिवाइड होगा। ओके, 3 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग समझा भी देते हैं, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे आप समझोगे? 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसको हम समझते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को कैसे हम समझने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक नंबर है, इसको प्रैक्टिकली समझना, मैं आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है अपने दिमाग में। 2492, सिंपल, जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको आप ध्यान रखो। लास्ट नंबर को डबल करना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट को डबल करना है। लास्ट डिजिट को क्या करना है? डबल करना है। मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी, डबल मतलब डबल। और फिर उसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल, कैंसिल करना है और रेस्ट नंबर में से माइनस करना है। रेस्ट नंबर में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 2 का जो हमने डबल किया तो क्या आया? 4 आया। अब इसको हमने माइनस कर दिया, 249 में से अगर आप माइनस करोगे तो 245 आएगा। फिर से हमने 5 का डबल कर दिया, 5 का डबल कर दिया, 10 आ गया। अब इसमें से 10 को माइनस कर दोगे तो 14 आ जाएगा। 14 क्या 7 से डिवाइड है? 14, देखिए हमने क्या किया था, ध्यान से समझिए। मैंने एक नंबर लिया था, जो नंबर था 2492। मैंने बोला लास्ट नंबर को डायरेक्ट डबल करना है और रेस्ट नंबर से माइनस करना है। 2 का डबल 4 हो गया, 4 को माइनस कर दिया, इसमें 245 आ गया। फिर से ये रिपीट करते जाना है। फिर इसका डबल किया मैंने 10, 5 2 10, इसमें से माइनस किया 14 आ गया। अगर लास्ट में 7 या 7 का मल्टीपल हमें मिलता है, मतलब ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड है या 7 का मल्टीपल मिलता है, तो वो नंबर हमारा क्या होता है?
7 से डिवाइड होगा, यानी कि 2492 है वो 7 से हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। और यही चीज पूरी एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 2429 लिखा हुआ है, 9 मतलब जो लास्ट नंबर है उसका हमने डबल किया 18, रेस्ट नंबर में से माइनस किया, 242 में से माइनस किया 224 आ गया, फिर 4 का डबल करेंगे 8 आएगा, और फिर यहाँ पे जब हम 4 का सॉरी 2 यहाँ पे 4 करेंगे, 24 आ गया। अब इसको हम करेंगे 2 का 4 आ गया, और फिर यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 14 आएगा, और 14 जो कि 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। पूरी चीजें लिख दी है डिटेल में। 2 3 4 5 6 7 तक हम पहुंच चुके हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में। अब बारी है 8 की, और 8 का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है 8 के कॉन्सेप्ट को समझना। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स, क्या लास्ट के 3 डिजिट्स, जैसे कि 6 2 8 8 है, लास्ट के 3 डिजिट्स पे आपको फोकस करना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, सॉरी एक नंबर लिखा हुआ है 192, यहाँ पे लास्ट में 192 आ रहा है, नंबर है हमारा 257192, तो यहाँ पे 192 है लास्ट में। 192 को अगर आप डिवाइड करोगे ना 8 से, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है ये। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। अगर आपने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझा है तो 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो एक नंबर लेता हूं मैं 7074, इनको प्लस करो, 7 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 4, तो 7 7 7 और 7 14, 14 और 4 18 18। अब 8 और 1 9 हो गया, क्लियर है। 8 और 1 क्या हो गया, 9। क्या ये 9 या 18, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा था 7074, अच्छा 3 में भी हम प्लस करके देखते थे, 3 में भी प्लस करके देखते थे, और फिर देखते थे कि जो उसका आंसर आ रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है प्लस करने पे, अगर उसमें 3 का डिवाइड चला जाता है तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड चला जाता था। वैसे ही हमें 9 में भी करना है, 9 में भी हमें प्लस करके चेकआउट करना है। तो 7 देखिए बहुत सिंपल है, 7 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 4 करेंगे, अगर आप इसको प्लस करते हो तो 18 आएगा। 18 में क्या 9 का डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल है ये। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए 29034 लिखा हुआ है, इसको प्लस कर रहे हैं 18 आ रहा है, 18 9 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 क्या होता है, 10 का तो बहुत सिंपल है, 10 का नहीं लिखा तो बता देता हूं मैं। 10 से नंबर वही डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में जीरो होता है। क्या होता है, जीरो अगर है लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो है वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्लियर है। 10 का तो बहुत सिंपल है यार। अब 11 के बारे में बात करते हैं। अच्छा 11 में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है बच्चों को। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, दैट सिंपल, और कुछ भी नहीं है। एक नंबर में लेता हूं यहां से और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक कर सकते हो। एक नंबर है 864 और 864 और 86460, 86460। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है। पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पे प्लस से शुरुआत करेंगे, तो ये हमारा प्लस हो गया। अब देखिए इस नंबर को थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने प्लस कर दिया है, राइट। इसको हमने प्लस किया और इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसको प्लस। तो अब करना क्या है, 8 और 4 12 होंगे, या फिर 6 और ये भी 6 है, तो ये भी माइनस का 12 हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे जीरो आएगा। अगर किसी का आंसर जीरो आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। या तो जीरो आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल आना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, समझाने के लिए मैंने अल्टरनेट में प्लस माइनस आपको सिखाया,
कुछ लोग कहते हैं कि इसके सम डिजिट्स को और जो ओड पोजीशन पे हैं उन डिजिट्स को, और जो इवन पोजीशन पे हैं उन डिजिट्स को, उनको माइनस कर लो। बात तो वही हुई। चलो इस नंबर को फिर से मैं उस तरीके से बताता हूँ। 8646 अब मैंने बताया आपको कि जो इवन पोजीशन पे है और जो ओड पोजीशन पे, इवन पोजीशन पे कौन पे, ये नंबर इवन पोजीशन पे, ये नंबर इवन पोजीशन पे है। और ओड पोजीशन पे कौन कौन से हैं, 8, 4 और 0। इवन पोजीशन पे कौन है, 6 और 6। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अल्टरनेट वे में प्लस माइनस करो, या फिर इवन नंबर्स को अलग करो, ओड नंबर्स के जो पोजीशन है उनको अलग करो और फिर माइनस कर दो। अगर 0 आ रहा है या फिर 11 के मल्टीपल में कोई नंबर है, जैसे 11 आ गया या 22 आ गया माइनस करने पे, तो वो नंबर हमारे 11 से डिवाइड होंगे। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल करके कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने एक बिल्कुल एग्जांपल दे करके कि यहाँ पे डिफरेंस कैसे है इन दोनों नंबर्स का। 6712342 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, 71, देखो नंबर बहुत बड़ा है ये, 7127362। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर्स की पोजीशन को सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो 1 7 और 3, 7 1 2 7 तो 6 7 1 तो यहाँ पे 6 7 1 हमने किया, 14 आया। ये देखिए इवन नंबर की पोजीशन को प्लस किया, 14 आया। ओड नंबर्स की पोजीशन को प्लस किया, 14 आया। दोनों को माइनस किया, 0 आया। ये नंबर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 11 से। ये क्लियर है चीजें, और इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश में भी। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको कि कौन से नंबर 11 से डिविजिबल हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं कि कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा। जब कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। जब भी कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में फिट करनी है। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं यार, आपको है ना लिखना है कॉपी में। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। और प्रैक्टिकली करके देखना है आपको। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 61788। ये नंबर 4 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट के दोनों पोजीशन 4 से डिवाइड है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड कब होता है नंबर, जब हम प्लस करके देखते हैं। चलिए प्लस करके देख लो। 6 + 1 7, 7 और 7 14, 14 और 8 और 8 ये 16, 14 और 16 कितने होंगे आप मुझे बताओ। देखो ये हो गया 6 और 1 7, 7 और 7 क्या हो गया 14, 14 और 8 22, 22 और ये 8 30, 30 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। चलिए ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से मैंने आपको 7 का समझाया था ना, अब मैं 13 का आपको समझा रहा हूं। ध्यान से समझना कि 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है। देखो लास्ट के जो नंबर होता है, जो लास्ट का नंबर होता है उसमें हम 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 का। और जो रेस्ट नंबर है उसमें हम जो भी उसका आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे। देखो कैसे, आपको मैं बताता हूं। यहां पे एक नंबर दिया हुआ है 689। 689 मैंने क्या बोला, लास्ट का जो नंबर उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा तो 9 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36। अब इस 36 को हम 68 में प्लस कर देंगे तो यहां पे आ गया आंसर 104। और 104 को हम ये देखेंगे कि 104 जब हमारा आंसर आया, यहां पे देखो 104 जब हमारा आंसर आया है तो फिर से 104 में हम लास्ट पोजीशन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेस्ट नंबर में उसको प्लस कर देंगे। तो यहां पे क्या आ गया 26। 26 क्या 13 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो ये नंबर भी क्या होगा 13 से डिवाइड होगा।
मतलब बहुत सिंपल है डिविजिबिलिटी टेस्ट 13 का, और बहुत कम लोग इसको बताते हैं, बहुत कम लोग। आप 13 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को बहुत कम लोग बताते हैं। क्या करना है, दो चीजें याद रखनी है। लास्ट का जो नंबर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको प्लस करना है रेस्ट नंबर से। 7 में हम माइनस कर रहे थे और डबल कर रहे थे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है रेस्ट नंबर में। तो क्या होगा, वो नंबर्स को ऐसे ही करते जाना है और फिर देखना है कि क्या वो 13 का मल्टीपल आ रहा है, क्या जो भी उसका आंसर है, या जो आंसर है वो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज हमें चेक करनी है। अगर ऐसा है तो वो नंबर 13 से डिवाइड होगा। और इसी चीज को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। देखिए, जल्दबाजी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इस नंबर पे बोल करके कि हाँ सर हमें पीडीएफ चाहिए, हमें नोट्स चाहिए। बताऊंगा नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपका टाइम बच सकता है, कैसे आप कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप वीडियोस के साथ में नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलें, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने सीख लिया है। 14 से बात कर लेते हैं। 14 से वो नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है और 7 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 3, 8, 4। 4 है, 2 से तो डिवाइड है। अब 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, 4 का डबल करते हैं 8। अच्छा, 8 को माइनस कर दो, 63 हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6, 3, 8, 4। 4 का डबल किया 8 आया, माइनस किया यहाँ पे आ गया 630। 0 का डबल किया, यहाँ 0 माइनस कर दिया 63 आ गया। अब इस 3 का डबल किया 6, ये 0 आ गया। मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 0 आना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, मतलब ये नंबर 14 से भी डिवाइड है। इसी तरीके से 15 का भी फंडा क्लियर है कि नंबर हमारा 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड करने के लिए इन सबका सम, और 5 लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो लास्ट में यहाँ पे 5 है, 5 से तो डिवाइड है। इन सबको प्लस करके देख लो, 5 और 5 10, ये 13, 2 15 और 18, ये नंबर 3 से भी डिवाइड है। मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है। 16 का भी क्यों छोड़ रहे हैं भाई, 16 अगर नंबर 4 से डिवाइड है तो 16 से हो सकता है डिवाइड, 4 4 से 16 होता है। या ऐसा 16 अगर कोई नंबर है ना 2 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है, दोनों से, तो 16 से भी डिवाइड होगा, सिंपल। 2 और 8 से डिवाइड है तो 16 से भी हो जाएगा। 17 के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 17 के जब डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं, आपको फोकस किस किस पे करना है, 7 पे, 13 पे और 17 पे। ये इंपॉर्टेंट है। 7 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और रेस्ट नंबर से माइनस करते हैं। अब हम जब 13 की बात कर रहे थे तो लास्ट नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और रेस्ट नंबर में प्लस करते हुए आते हैं। जब हम 17 के बारे में बात करते हैं तो लास्ट नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और रेस्ट नंबर से माइनस करते हैं। अब यहाँ पे 731 है, 731, 1 का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, और इसमें से अगर 5 को मैं माइनस कर देता हूं तो 68 आएगा। और ये जो 68 है, क्या 17 से डिवाइड है, बिल्कुल 17 से डिवाइड है। तो ये जो नंबर होगा ये भी हमारा 17 से डिवाइड होगा। सेम यही चीज करनी है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, रेस्ट नंबर से माइनस करना है, 17 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 68 आया था, जो कि 17 4 या 68 होता है। तो ये नंबर हमारा डिवाइड है, 731 17 से डिवाइड होगा। और ये चीज हम बिना डिवाइड करें, बस कुछ रूल्स याद रखने हैं हमें। अगर ये आप याद रख पाते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगी यार, सिंपल सी बात है। अच्छा, 18 से कैसे हम चेक करेंगे कि ये नंबर 18 से डिवाइड है कि नहीं। कोई भी नंबर अगर 2 से और 9 से डिवाइड है तो 18 से डिवाइड होगा। या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा नंबर जो कोई भी ऐसा नंबर जो 6 से और 3 से डिवाइड है तो 18 से भी डिवाइड होगा। सिंपल है चीजें। कोई भी नंबर 2 और 9 से डिवाइड है तो वो नंबर 18 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है।
आगे बढ़ते हैं। 25 से वो नंबर डिवाइड होगा जो कोई भी संख्या जो लास्ट की 2 डिजिट्स, जैसे मान लो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ये अगर 25 से डिवाइड है तो वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। लास्ट के 2 डिजिट्स पे हमें फोकस करना है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है अपने डिविजिबिलिटी रूल को। लेकिन सर डिविजिबिलिटी रूल तो हमने सीख लिया है, अच्छी बात है। अगर आपने सीख लिया है डिविजिबिलिटी रूल को तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे लोगों को लग रहा होगा कि हम बोर हो रहे हैं, यार बोर आपको नहीं होना है। जब आप नोट डाउन करोगे चीज़ों को, पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी लगातार, है ना। कोई रील्स नहीं चल रही है, कोई मूवी नहीं चल रही है कि आप एंटरटेन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं। पढ़ना सबसे मुश्किल काम है, इतना आसान होता तो हर किसी का सिलेक्शन हो गया होता भाई सैनिक स्कूल में। और इतना डेडिकेशन चाहिए, जिस तरीके से एक सैनिक में, एक मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हो, वो डेडिकेशन आपको अभी से डेवलप करना होगा। इसीलिए इस एग्जाम्स को इस तरीके से बनाया जाता है, आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, बैठ करके बिल्कुल करने की, पढ़ने की। आप ऑफिसर बनोगे, सैनिक के अंदर ऑफिसर बनोगे, स्कूल में जाओगे, डेडिकेशन आपका तगड़ा होना चाहिए। डेडिकेशन जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। तो डेडिकेशन सीखने का होना चाहिए। चलिए डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा कि डिवाइजर मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आप 105 को 8 से डिवाइड करोगे, 13 तो इसका क्वोशंट आएगा, 1 इसका रिमाइंडर आएगा। यानी कि अगर हम 8 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को प्लस कर देते हैं तो 105 के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है कि कौन सा डिवाइजर है कौन सा डिविडेंड है। देखो बहुत सिंपल है, डिविडेंड, डिविडेंड ये वर्ड बड़ा है, ठीक है। और क्यू मतलब क्वीन से याद रख सकते हो, हमेशा टॉप पे रहेगी। और डिवाइजर डिविडेंड के जस्ट पहले वाला पार्ट, और रिमाइंडर सबको याद रहता है। डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूजन होता है, क्वोशंट में क्वीन है सबसे ऊपर रहेगी, इस तरीके से याद रखो। डिविडेंड बड़ा नंबर है तो ये बीच में आएगा, और डिवाइजर छोटा है तो इधर आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, रिमाइंडर सबसे नीचे होगा। ये तो बहुत क्लियर कट बात है। आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझना होता है सक्सेसर और प्रीडिशियस क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, ये नंबर है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर सक्सेसर कहलाता है और इसके जस्ट पहले वाला नंबर प्रीडिसेसर्स कहलाता है। आप बोलोगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता। मतलब अगर आप देखोगे ना वीडियोस को लाइन से कॉन्सेप्ट्स में, तो आप ये सोचोगे यार कौन सा टॉपिक छोड़ा है सर ने, नंबर सिस्टम से लेके अभी तक का जो बचपन में हमने छोड़ दिया था, जो नहीं पढ़ा था, हर एक टॉपिक्स को मैंने कवर कराया आपको। प्रीडिसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर क्या होते हैं, अनुवर्ती और प्रवर्ती कहते हैं हिंदी मीडियम में इसको। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, भले ही थोड़ा बहुत आप इंग्लिश जानो, क्वेश्चन का कैलकुलेशन तो सेम है ना यार। अच्छा, इंटीजर्स मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और मैं आपको इंटीजर्स रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपको बता रहा हूँ, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। दो नंबर्स को, दो प्लस के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे 7 इंटू 5 35 आया। दो नेगेटिव नंबर्स को, माइनस के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर प्लस में आता है। मल्टीप्लाई करते हो तब की बात कर रहा हूं, प्लस करते हो तब की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाइंग हम यहाँ पे रूल्स सीख रहे हैं इंटीजर्स के। दो माइनस के नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा उसका जो रिजल्ट होता है वो प्लस में आता है। जैसे -6 मल्टीप्लाइड बाय -4 आंसर आएगा 24 प्लस का। इसी तरीके से मल्टीप्लाई है प्लस और माइनस का, जो नेगेटिव है वो क्या आएगा, -15 आएगा। इसी तरीके से माइनस का 4 है और प्लस का 9 है तो 36 आएगा माइनस का। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे माइनस का साइन आता है और कहाँ पे प्लस का साइन आता है। ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया, आपको डिवीजन के बारे में बता देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी प्लस माइनस तो सिंपल है कि माइनस के नंबर को माइनस से
प्लस करोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है उधार। 5 रुपए की उधारी करी, फिर से 7 रुपए की उधारी करी, फिर से 3 रुपए की उधारी करी, टोटल उधारी 15 रुपए की हो गई, तो माइनस का 15 आता है वहाँ पे। डिवाइड में भी जब हम दो प्लस के नंबर्स को डिवाइड करते हैं प्लस में आता है आंसर, दो माइनस के नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव में आएगा आंसर। प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये कब होता है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। 24 में 6 का डिवाइड किया 4 आया, माइनस का 15 माइनस का 3 से डिवाइड होगा 5 आंसर आएगा। 42 प्लस का और माइनस का 7 तो माइनस का 6 आंसर आएगा। इसी तरीके से माइनस का 5 डिवाइड करेंगे माइनस के 5, माइनस का 10 डिवाइड करेंगे प्लस के 5 से, माइनस का 2 आंसर आएगा। तो आपको ये समझना है, इंटीजर से रिलेटेड कुछ बेसिक से चीजें हैं, उसको मैंने आपको बता दिया। एक रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब रेशनलाइजेशन क्या कहता है? अंडर रूट की वैल्यू आपको दी होती है। बहुत सारे बच्चों को ये डायरेक्ट समझ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि समझ आप पाओ। रेशनलाइजेशन का बस मतलब समझो। अगर अपॉन में अंडर रूट 5 और माइनस का अंडर रूट 3, यानी कि रूट 5 माइनस रूट 3 दिया हुआ, तो जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ भी प्लस हो जाता है, ये नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 हो जाता है जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते टाइम पे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे केवल ऐसा हो तो 6/√5 लिखा हो और कोई भी चीज़ ना हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 और यहाँ भी अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये सिंपल चीज़ है। अगर ये नहीं है फिर कोई बात नहीं, फिर तो ये सेम नंबर आएगा। अगर उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसका 6/√5 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2 होगा। अब 3 2 जा 2, 3 जा 6 होगा। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 की वैल्यू को रखा, अंडर रूट 3 की वैल्यू को रखा, दोनों को प्लस कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। ये तो हम देखेंगे और भी क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के करके। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ रेशनलाइजेशन में कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन। ओके, देखो, सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 1/√2 - 1। अगर इसका रेशनलाइजेशन करना है तो जो डिनोमिनेटर है उसके साइन को हम चेंज करते हुए लिखेंगे, अंडर रूट 2 + 1, और यहाँ पे भी अंडर रूट 2 + 1। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा और -1 का स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 + 1 अपॉन ये हो गया 2 - 1, तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? अंडर रूट 2 + 1/1, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 2 + 1। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि रेशनलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है। क्लियर है? चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। और डाउट बहुत जल्दी होता है बच्चों को कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए, एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समापवर्त, राइट। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ये इनके नाम में ही छुपा हुआ है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कुछ लोग जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर दोनों चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा अगर आपको ये चीज समझनी है तो इसको मैं समझाता हूं एलसीएम एचसीएफ को आपको प्रैक्टिकल तरीके से कि कैसे ये काम करते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझाता हूं। एक सेकेंड, मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे एक कोई नंबर था 15 और 60, यही ले लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ नाम से आपको क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 15 और 60। अब मैं आपसे पूछता हूँ एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों ही नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन क्या है इनमें से? सर इन दोनों में 15 5 से डिवाइड हो जाएगा और 60 से भी डिवाइड 5, ये दोनों नंबर तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों से, हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल में। चलो अच्छी बात है, 3 से डिवाइड होंगे। क्या ये 3 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? क्या जो 3 है वो इन दोनों ही के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? नहीं है सर। आगे बढ़िए, क्या सर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? आप बोलोगे हाँ सर हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल यही काम आता है एलसीएम में, एचसीएफ में, कैलकुलेशन में, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है? बिल्कुल सर, ये दोनों डिवाइड है। क्या 5 इसका हाईएस्ट नंबर है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं। 5 के बाद ये नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? दोनों दोनों सर 6 से नहीं हो रहे, 7 से नहीं हो रहे हैं, 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर 15 से डिवाइड होंगे सर। बिल्कुल, 15 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, मतलब इन दोनों ही नंबर्स का HCF जो होगा वो 15 होगा। इन दोनों ही नंबर का जो HCF होगा वो 15 होगा। यस, HCF इसका 15 है। देखिए यही नंबर लिया था मैंने, ये तो LCM है, लेकिन इसका HCF अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये देखिए कॉमन मेथड, अगर आप डिवीजन मेथड से अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कॉमन ये 3 आ गया और यहाँ पे कॉमन इसका, सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 और 60 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 15 और 60 था यहाँ पे, चलिए 15 था और 60 था, राइट। तो यहाँ पे 3 × 5 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 × 2 × 3 × 5, तो यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ 5 कॉमन है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? 15 इसका क्या होगा? HCF होगा। तो हमने उसकी डेफिनेशन से इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया कि क्या होता है एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है। चलिए एलसीएम के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग एलसीडी भी कहते हैं इसको, लिस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो लिस्ट कॉमन डिवीजर या लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है उसको हम समझते हैं, और बड़े ही ध्यान से समझना है इस चीज को कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 12 और 18 और मैं यहाँ पे एलसीएम को समझ रहा हूँ, एलसीएम की मीनिंग को समझा रहा हूँ मैं। अभी आपको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो तो बाद में बताऊंगा ही मैं कि किस किस कौन कौन से मेथड होते हैं, ये सब कोई बताता है। मैं डेफिनेशंस की डीप में जाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ काम करते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सर मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब सिंपल है, अगर ये 12 है, 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 24, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 36, इसका अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 टू 24, 36, 48, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 36, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 54, इसका अगला मल्टीपल क्या होगा? 72। ये 36, 54 और ये 72 इसके अगले मल्टीपल होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हमें देखना होता है कि सबसे छोटा मल्टीपल इन दोनों में कौन सा कॉमन है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन कौन सा है जो सबसे छोटा हो? 12 नहीं है, 24, 36, जो 36 है ना इन दोनों का एलसीएम होगा। 12 और 18 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर 36 होगा। कैसे हमें पता चला? हमें पता चला इसकी डेफिनेशन से, हमें पता चला जब हमने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा। तो छोटे छोटे नंबर्स का तो आप बिना पेन पेपर के ही उसके आंसर्स निकाल लोगे। जैसे मान लो मैं आपसे अगर पूछता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन, 16, 20 और 24, इन तीनों ही नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या होगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम इनका क्या होगा? चलिए चलो, ज़्यादा टफ हो रहा है, दो नंबर्स का दे देता हूँ मैं, इनका एलसीएम क्या होगा? सर इन 16, 16, 4, इन दोनों का जो नेक्स्ट, अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं, 32 तो नहीं है जो कि 220 से डिवाइड हो, 40 भी नहीं है, 60, 80, 80 से 16 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब यही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो 16 और 20 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे ना तो 80 होगा, और इस तरीके से आप अपने आंसर्स तक आसानी से पहुंच सकते हो।
एलसीएम और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये तो क्लियर है। चलिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। इनके दो मेथड होती है सॉल्व करने की, डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड में मान लीजिए ये 15 है, ये तो आप सबको आता होगा यार 60। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 15 30 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे 30 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे ये 15 और ये भी 15। फिर यहाँ से अगर आप 3 से करते हैं तो 5, और फिर यहाँ से 5 से करते हैं तो ये 1 1। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। तो इस तरीके से पूरा ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में कि वो कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 15 और 18 का, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम, जैसे कि यहाँ पे 15 का अलग फैक्टर निकाला तो ये आ गया, 3 से किया 5, 5 से किया 1। 18 का निकाला तो यहाँ पे 2 से किया और 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया। अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे देखो ये आ गया कॉमन, तो उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको सबको ये लिख देंगे। फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 9, और 9 में अगर इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो 90 इसका एलसीएम होगा। एक डिवीजन मेथड से हमने सीखा और एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा। फैक्टराइजेशन मेथड में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो रेस्ट नंबर जो बचे होते हैं उन सबको हम लिख देते हैं, और इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एचसीएफ की भी यही दो मेथड्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 18 और 30, 18 और 30 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, 80 में 30 का हम डिवाइड करते हैं, 1 बार में जाएगा 18। फिर यहाँ पे देखो इसको माइनस करोगे 12 आएगा, और ये जो नंबर होता है ना ये यहाँ पे आ जाता है। फिर 12 1 जा 12, फिर यहाँ पे 6 आ गया। अब ये जो 12 है फिर 6 से डिवाइड होगा, तो 6 2 जा क्या होगा 12 होगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो गया 6 हो गया। ये पूरा देखिए, ये मेथड को मैंने एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करते हुए बता दिया। फैक्टराइजेशन मेथड में देखिए उन्हीं दोनों जैसे मान लिया हमारे पास नंबर है, इसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, 18 और 30 दिया हुआ है, तो बस इसमें कॉमन हम लिखते हैं, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 3 इसका आंसर आ गया 6। सेम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया और डिवीजन मेथड से मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के जो फ्रैक्शंस होते हैं, किसी फ्रैक्शन के नंबर के जब जब देखिए रेशनल नंबर की बात कर रहे थे ना हम, चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में तो ये भी होता है, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि 1/2 और 3/5 का एलसीएम बताओ, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। अगर किसी भी एलसीएम का, देखिए मैं आपके पास टाइम कम बचा है और मेरे को पूरा सिलेबस एक बार में ही कंप्लीट करना है, मतलब दूसरी वीडियो में नहीं बनाना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि पूरा एक बार में हम समझ लें कॉन्सेप्ट्स को, जो भी रेशनल नंबर के अंदर आना है, हर एक छोटी छोटी चीज नोट डाउन करने की हैबिट डालो, लगातार पढ़ने की हैबिट डालो, टिके रहो डटे रहो, तो ही आप पढ़ पाओगे, वरना आप बोर फील करोगे। एलसीएम फ्रैक्शन का अगर फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसी भी फ्रैक्शन का तो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं न्यूमरेटर्स का और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर का। मतलब क्लियर है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि हमसे एलसीएम पूछा है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को जो डिवाइड कर दे 12, और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों नंबर को डिवाइड करे हाईएस्ट। 6 से तो दोनों डिवाइड नहीं होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो 3, यानी कि इसका आंसर 4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए ऊपर का एलसीएम हमें निकालना है और नीचे एलसीएम निकालना है, तो 2/63 हो गया इसका आंसर। तो ये प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। क्या रिलेशन होता है,
इसको आप पढ़िए कि कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपसे बता देता हूं ये पहले। 6 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। अगर इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो 3 आएगा। अच्छा, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अगर 6 इंटू 15 हम करते हैं तो क्या होगा? 6 इंटू 15 करते हैं तो 90 होगा। और इन दोनों का भी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 90 होगा। मतलब किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और यही चीज़ यहाँ पे मैंने प्रूव भी करी है। इसका एलसीएम 30 होगा, इसका एचसीएफ 3 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 90 होगा, और इन दोनों का ही ना मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन और उसके दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होगा। और यही चीज रिलेशन होती है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा, हमने एलसीएम एचसीएफ को पढ़ा। अब हम फ्रैक्शन के थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं ताकि रेशनल नंबर हम पूरी तरीके से कवर कर पाए। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। और अगर एक केक है और चार दोस्त पार्टी में गए हैं और एक केक है और एक दोस्त पीछे रह गया है, अभी लेट हो गया आने में, तो ये जो केक का 3 लोग पहुंच चुके हैं और एक पीछे है, तो 4 पार्ट में अगर करेंगे ना तो जो नीचे वाला नंबर होता है हमेशा वो नंबर्स टोटल नंबर्स को बताता है। अगर आप इसके 2 पार्ट करोगे, मान लीजिए ये पूरा है, इसका 2 पार्ट करोगे तो नीचे का जो नंबर होता है हमेशा टोटल को बताता है। अगर आप 4 पार्ट करोगे तो ये जो नंबर होता है 1/4, मतलब ये 4 पार्ट में। अगर आप 8 पार्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप 4 पार्ट करोगे तो ये होगा। अगर आप 2 पार्ट करोगे 1/2 करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से ये पार्ट करोगे तो अलग होगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। और फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं कि क्या होता है, पता होना चाहिए हमें। सिंपल फ्रैक्शन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, 3/5 है, 4/7 है, ये हम सिंपल फ्रैक्शन के अंदर काउंट करते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ऊपर के नंबर छोटे होते हैं, नीचे के नंबर बड़े होते हैं, उसको हम सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब जैसे कि 0.4 लिखा हुआ है तो ये 4/10 होगा। जैसे एक लिखा हुआ है 0.23 तो ये हो जाएगा 23/100। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर काउंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। और एल्जेब्रिक फ्रैक्शन क्या होते हैं? एल्जेब्रिक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होते हैं, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन वे फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 5/x+y, इसको एल्जेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है कि 5x/x-y, ये भी एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ आया, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस और एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस। चलिए ये तो क्लासिफिकेशन हो गया फ्रैक्शंस के। अब हम ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। बेसिकली देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो ऊपर का नंबर होता है वो छोटा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का नंबर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर के नंबर बड़े होते हैं, नीचे का नंबर हमारा छोटा होता है। ऊपर का नंबर बड़ा होता है जिसका अंश हर से बड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3, तो ऊपर का नंबर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है, राइट। 56/64 नहीं होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर का नंबर बड़ा होता है, जैसे 64/56 हो सकता है, करेक्ट। इसको करेक्ट कर लेना। इसी तरीके से कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। ये होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मतलब आपने देखा होगा 2+1 लगातार चलते जा रहा नंबर्स, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, उसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, जो लगातार चलता है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी आपने समझ लिया है कि क्या होता है। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब जैसे कि 3/7 लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/3, तो ये रेसिप्रोकल कहलाते हैं।
जिसमें इंटरचेंज होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे 3/7 का 7/3 आपस में बदल ले जाए, अंश को हर से, हर को अंश से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, तो इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, एक पार्ट इसका होल होता है और बाकी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। तो 2/3/4 होता है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ये कैसे होता है आपको बताता हूँ, कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको जब मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 क्या होता है, 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को इसमें प्लस कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 और 3 11/4। तो ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें हम लिखते हैं 11/4। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें 4 2 8 और ये 3 11/4, ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्रैक्शन की, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा फास्ट, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से जान पाएं, समझ पाएं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। पहली, अगर किसी को डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यूज, किसी अगर अंश और हर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 2/5 लिखा हुआ, अगर इसको 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड किया जाता है, तो इसके आंसर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम, या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 से, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इसको कैंसिल आउट करोगे 1 हो जाएगा यार, 1 से मल्टीप्लीकेशन करोगे या 1 से डिवाइड करोगे, नंबर तो सेम होगा ना। भले यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन उसमें कोई वैल्यूज में नहीं परिवर्तन होगा, उसकी वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीरो प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर अगर किसी न्यूमरेटर का फ्रैक्शन जीरो है, तो यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर किसी भिन्न का अंश शून्य है तो उसका भी वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है, सिंपल सी बात है। उसको जीरो प्रॉपर्टीज कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आपको क्लियर है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.75, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसको मैं लिखूंगा 75/2 डिजिट से ठीक पहले जीरो है, पॉइंट है, तो 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे, कैंसिल आउट करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 25 होगा, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 20 होगा। क्या ये नंबर फिर नंबर डिविजिबल है क्या? हाँ, ये नंबर डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? ये नंबर डिविजिबल है 5 से, ये 5 से डिविजिबल है, राइट। अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, फिर से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारे पास में लिखा हुआ है 0.75, करेक्ट। तो इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये 75/100 होगा, राइट। अब जब इसको 5 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे 15 होगा यार, और यहाँ पे 20 होगा। फिर अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा, और ये 4 होगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ है। अब क्या मैं ये जो 3/5 था, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो, 4 से डिवाइड करोगे 3 को, तो सबसे पहले ये नंबर छोटा, ये नंबर बड़ा है, तो पॉइंट आपको लगाना होगा, ये जीरो होगा। 4 7 जा 28 होता है, तो 28 आपने किया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर पॉइंट है तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और 4 5 से क्या होता है, 20 होता है, तो ये 20 हो गया। यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो 0.75 आ गया, यानी कि 0.75 इसका आंसर आ चुका है। मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोनों ही चीजें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, तो ये तो चीजें आपको क्लियर हो चुकी। कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चीज। देखिए, अगर नीचे के नंबर सेम है, जैसे मान लीजिए 1/4 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है, नीचे के नंबर सेम है, तो क्लियर बात है, जो ऊपर के नंबर बड़े होंगे तो डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर के नंबर सेम है, जैसे मान लीजिए 3/4 लिखा हुआ है और 3/8 लिखा हुआ है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? अगर जो छोटा होगा नीचे में, वही सबसे बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के नंबर सेम है। इस तरीके से आप जज कर सकते हो। अच्छा, डिफरेंट हो तो क्या होगा?
क्या हमें एलसीएम लेकर के उसको इक्वल करना होगा क्या? नहीं, नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो 4/5 बड़ा है, और ये हर जगह काम करेगा। 1/4 और 3/4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12, ये वाला नंबर बड़ा है। इसी तरीके से देख, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या किया करो, बटरफ्लाई मेथड कहते हैं इसको, बटरफ्लाई मेथड कहते हैं। 3/4 और 3/8 है। 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12, बड़ा नंबर कौन सा है? 24। तो ये बड़ा नंबर बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बड़े नंबर्स को चेकआउट करना है बस, और कुछ नहीं, ये सब में काम है। हाँ, एक चीज और, ये जो मेथड है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में ही काम करेगी, जब ऊपर का नंबर छोटा हो नीचे का नंबर बड़ा हो, ये ध्यान रखना। जब ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो तो ही ये काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में काम करती है ये मेथड। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें पढ़ना है, बोर नहीं होना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये रिपीट हो गई है स्लाइड्स। और डेसिमल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स प्योर डेसिमल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली हमारे नंबर जो होते हैं वो जो हमारे नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं, जो नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो 10 की पावर में होते हैं उनको हम डेसिमल्स नंबर्स कहते हैं। कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया कि किसी भी डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 3/4 वाला। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिकरिंग का मतलब होता है जो नंबर्स बार बार आते हैं उनको हम रिकरिंग कहते हैं। जैसे कि 1.7333 लगातार है, इनको रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट हम कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड्स का यूज किया जाता है। इरेशनल नंबर हम उसको पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे कि रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, कन्वर्टिंग कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स को, वो अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। राइट, 0.16 लिखा हुआ है, तो इसको रिकरिंग में कन्वर्ट करना है तो 16 माइनस 1/90 हो जाता है, क्योंकि ये 100 है तो एक कम हो जाता है, ये 90 हो जाता है। बहुत सिंपल है। और ये हो जाएगा 15/90। यहाँ पे एक कम करो और यहाँ से 10 कम कर दो तो 15/90 हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकरिंग वाले नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। जब भी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, रिकरिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, प्योर क्या होते हैं, जो सिंपल, जैसे कि 0.7 है तो 7/9, ये दैट इज अ प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। क्लियर है? ये है प्योर, ये बार बार रिकरिंग हुआ तो 0.777 आएगा तो 7/9 आएगा, इसका आंसर सिंपल है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हमने रेशनल नंबर के लगभग पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। फिर भी आपको डाउट है कि लगता है कि नहीं, कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप इस नंबर्स पे जुड़ सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, या ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल के अलावा कहीं आप वीडियो देख रहे हो तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि हमें नोट्स चाहिए, हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो सर, ताकि हम वहां पे डाउट पूछ सकें, आपसे जुड़ सकें। और हमेशा एक टीचर पे विश्वास रखो और लास्ट तक उसके साथ जुड़े रहो, देखना 100% समझ आएगा। कहते हैं ना कि एक बुक 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक ही बुक्स को 10 बार पढ़ने से बहुत कुछ होगा। वैसे ही हजारों वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एक ही वीडियो पे अमल करने से, विश्वास करने से बहुत कुछ होगा। सो थैंक यू सो मच। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स के जो पर्क्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके लाभ ले सकते हो, और आपको वहाँ पे 1-to-1 डाउट क्लियर होते हैं। 1-to-1 जो मैंने पढ़ा है, कोई डाउट है तो डाउट क्लियर होगा, सिंपल सी बात है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।